हेलो एवरीवन। सो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द ऑप्शनल। एज वी स्टार्ट थिंक अबाउट द यूपीएससी, द फर्स्ट थिंग वी थिंक अबाउट ओके द जीएस पेपर एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट शुड बी द ऑप्शनल। ओके, सो ऑप्शनल जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो हम लोग बहुत सारी बेसिस पे डिसाइड करते हैं। व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज अवर बैकग्राउंड, व्हाट इज द स्कोरिंग मार्क एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो टुडे विल टॉक अबाउट द जियोलॉजी एज ऑप्शनल। तो जियोलॉजी ऑप्शनल के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं फॉर श्योर। उसके बेसिक डिसाइड करने के लिए क्या होने चाहिए, it's not necessary. First I just want to clear one thing, it's not necessary that you have that background specific in science or botany or geology, you have done graduation with that, only then you should take the geology as optional. Okay, so first of all we talk about the cons, then we'll talk about the pros. So what are the cons? Yes, it has a lengthy syllabus. There are some subjects in our optional, what the optional subjects provided by the UPSC, there are some subjects like there are other I'm just talking about the geology, so which has a lengthy syllabus. So geology is one of that which has lengthy syllabus. Okay, the second is कि because इसके ना कंपटीशन बहुत कम है, तो इसके लिए क्या है कि there are very less or we can say very few authentic अवेलेबल जो सोर्सेज हैं वो मार्केट में बहुत कम है। या अगर हम लोग रैंडम जियोलॉजी की टॉपिक वीडियो अगर हम सपोज दैट कहीं सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे, तो हमें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलता है वो मेनली मेडिकल प्रोस्पेक्ट से मिलता है ना। हमें जो यूपीएससी के एक सब्जेक्टिव आंसर में लिखना होता है प्रिसाइज एंड कंसाइज मैटर, तो वो बहुत कम अवेलेबल होता है। या अगर हम लोग मार्केट में भी सपोज दैट जाते हैं तो हम लोग अगर पूछें जियोलॉजी का, तो बहुत ऐसे फ्यू हमारे पास हैं, या तो वो मेडिकल टर्म से रिलेटेड होंगे। लाइक अगर सपोज दैट हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द सब टॉपिक इन द पेपर सेकेंड। ओके, सो वी टॉक अबाउट द एनिमल फिजियोलॉजी, तो वो आपको गैनोंग या फिर ऐसे मेडिकल की बहुत सारी बुक्स उठा के दे देंगे, बट इज दैट रेलेवेंट? लाइक दैट मच सिलेबस इज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट, नॉट फ्यू, नॉट ऐसा मच, है ना। हमें ऐसा बहुत कम पे भी नहीं जाना है कि ऐसा जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ओनली दैट वी रिक्वायर्ड, नो, बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट, फॉर द ऑप्शनल ऑफ कोर्स। सो हमें उतना लेस भी नहीं जाना है, और जो मेडिकल या एमबीबीएस फिजियोलॉजी के लिए हमें गैनोंग जैसी हेल्दी बुक्स जो बहुत मोटी बुक्स हैं वो भी हमें फॉलो नहीं करनी। तो वी शुड बी दैट प्रिसाइज एंड कंसाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शनल। तो सेकंड इसका कॉन्स ये है, या सेकंड नेगेटिव बात ये है कि इसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज मार्केट में बहुत ही लिमिटेड है ना। और उसके बाद टेस्ट सीरीज, अगर हम लोग किसी रैंडम उसमें जाएंगे कोचिंग में या कहीं भी, हम लोग जस्ट बोलें कि हमें सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अवेलेबल होते हैं। बट जियोलॉजी की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम अवेलेबल है, और जहां भी अवेलेबल है यू शुड थिंक अबाउट कि इज दैट रेलेवेंट, इज दैट मच रेलेवेंट फॉर यू और नॉट। एंड द सेकेंड थिंग इज time management. Yes, there is need of the time management. Why? Because as we say the syllabus is lengthy, so we have to have covered the syllabus in a specific particular time of that year. हाँ, लाइक हम लोग यूपीएससी की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट लेके करते हैं कि व्हाट शुड बी द टारगेट। if we are suppose that this is 25, right? So if we are thinking to attempt like 2026, so what should be the strategy, what should their thing in our mind कि हम लोग अराउंड नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग तक हम लोग अपना एक बार सिलेबस, ओके फाइनली नवंबर एंड तक तो एक बार हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो जियोलॉजी का जो सिलेबस है वो काफी लेंथी है, मतलब देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इनसाइड दैट, राइट। तो उसको अगर आप सेल्फ कर रहे हो दैट्स फाइन, दैट इफ यू आर गुड इन टाइम मैनेजमेंट, बट देयर इज अ नीड, राइट, कि जो आपका वो सिलेबस एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करा दे, बिकॉज फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, और इफ यू आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम or if you are, then you should have enough time to prepare for the UPSC prelims, right? Because until you are not clearing prelims, you are not able to give the mains, or you cannot sit in the mains examination. So for a specific time period you have to distribute your time for the prelims and the mains. Okay, so if the syllabus is completing at the end of the November and you are starting revising, and so what we have, हम लोगों को syllabus कैसे complete करना है कि हम लोग syllabus एक बार complete करने, तो जो prelims और mains के बीच का जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम बैठ के अपना syllabus नहीं कंप्लीट करें, है ना। उसमें हमें रिवाइज करना हो, टेस्ट सीरीज करना हो, मैनेज, हम इतने अच्छे से अच्छे टेस्ट लिख सकते हैं, ओनली दैट वी हैव टू डू। ये तो हो गए हमारे कॉन्स। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। देयर आर थ्री मेनली कॉन्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। व्हाट आर द प्रोज ऑफ इट? ओके, सो व्हाट आर द प्रोज? द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज, इट इज कंप्लीटली स्टैटिक एंड फिक्स्ड इन नेचर। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि when like at the end of the November, if we have completed, if we'll complete the syllabus for once, है ना, we just need to keep it separately. We don't need to
add on the things according to the changing current situation, right? तो जो syllabus है, suppose that कोई animal physiology की हम बात कर रहे हैं या किसी classification की suppose that हम बात कर रहे हैं, so if we talk about that, we don't need to update unlike other sub peer, मतलब we are not comparing, we are just saying कि हमें उसको update करने की continuously जरूरत नहीं है. Like when we'll start revising after the prelims, we don't need to think okay the last 3 months or to 4 months में क्या हुआ, we need to update. We don't need to. If we have finished, we have finished with that subject. Okay, the first is the very important, static and fixed in nature. What is the relevant from the perspective of prelim portion? How it is relevant? So when we see the syllabus of the prelim portion, what we see, there's ecology and evolution and the changing pattern. उसमें एक proper जब भी आप prelims का syllabus उठा के देखोगे ना, तो उसमें ecology evolution और उसके changing के उसमें बारे में दिया है. So if you are friendly and ecology and evolution is one of the topic in paper first में ecology है और paper second में आपका evolution topic है ना. तो when we are completing the zoology syllabus, of course we are friendly with that, like so many topics ecology में आपका population interaction and so many topics, right? That is relevant. Even the species and the classification, there was a question about the cell wall in that 2020 or maybe 2022 paper. Of course the difference, what although it was simple, but the caste प्रोटीन का एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. सो यू इफ यू हैव दैट जियोलॉजी ऑप्शनल बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स यू आर फ्रेंडली विद दिस टर्म, यू नो द फंक्शन, यू नो द सिग्नलिंग ऑफ दैट, यू डोंट नीड टू रीड इसे सेपरेटली फॉर दैट टॉपिक, राइट? और एज वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर, जो साइंस का पोर्शन है या जो करंट से रिलेटेड साइंस का स्टैटिक प्लस करंट का है, वो बहुत ही रेलेवेंट होता जा रहा है. अभी क्या है, यूपीएससी इज नॉट पेपर मेकिंग द पैटर्न लाइक ओके देयर शुड बी द फिक्स नंबर ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी. Now what UPSC is doing, the making the mixed kind of question from the static and from the current also. So zoology optional के पास आपका background benefit ये है कि you are the friendly with the term, you are friendly with that concept, you know more than other student, है ना, with not having the zoology, because हाँ थोड़े तो of course इसमें critical या ऐसे complicated terms होते हैं, so that would get benefit for your prelims also, है ना. Then also relevant for the other GS paper like आपका ये GS1 geography में भी again आपका zoology evolution ecology का थोड़ा सा term आता है, और UPSC पेपर 3 में भी आपका disaster management and ecology science and tech portion है, right? So उसमें भी आपका biology या zoology जो है बहुत मैटर करता है. So it will helpful in that UPSC GS other GS prelims पेपर. Even in the essay if we talk about, तो जनरली हम लोग क्या essay के लिए हमारे पास क्या strategy होती है कि what we are studying, what we are learning from the other subjects, we can include a little from all that subject in that complete essay, right? So there was a question about the caterpillar essay का एक topic आया था 2023 में, if I'm not wrong. So उसमें caterpillar becomes into the, वो एक life evolution के बारे में बताया था, ठीक है, that was essay का topic था. But we can give so many examples relating with that, like we can add up the evolution thing, है ना, how the things are changing and how the formation of that word in itself is a very good example, है ना. So we can quote some of few example or the scientific example in the essay portion also, ठीक. Now this is less competition, मतलब if you see the competition in the number of students, yes this is very true, the number of students opting for the zoology optional is very few, है ना. Even because of that there are cons also कि आपके पास enough resources नहीं, क्योंकि इसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. If you have interest then you definitely go for the, इससे आपका of course then you go for the zoology optional, okay. इससे अच्छा आपका क्या less competition है, तो कोई ऐसा उनके पास भी ऐसा नहीं कि there are the like if you talk about some other optional, so there are so many standard, right, कि ठीक है इसमें इस स्टूडेंट ने कुछ ज्यादा अच्छा लिखा है, इस स्टूडेंट ने कुछ ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स दिए, बट व्हाट अबाउट द zoology, if you know the concept, you are giving enough explanation about that, you are making the enough diagram, you are just naming that, they're like fixed, ठीक है. अगर आपने ये सारे उसके टिक मार्क करे हैं, ये सारे उसके पैरामीटर्स, you are good to go. There is no kind of comparison, right, comparison from other subject. तो that's how it is scoring also in nature. Scoring क्या है, like suppose that limited words का होता है ना, 150 words and 200 and so on, 10 marker, 15 ऑप्शनल में तो ऐसे ही होता है. तो उसके लिए क्या है, if you are making, आप अपने अगर किसी भी अच्छे से क्वेश्चन में, zoology of course, biology is about the diagram, so if you are making the diagram, you are explaining the diagram a little bit, you should not be very much worried about the specific
word limit, है ना. It is okay if you are crossing a little bit limit, or you are just not doing and if you are just making the diagram relevantly, है ना, that should be of course the matter. If you are making the relative diagram and all, it is a scoring a subject. The examiner will give the some marks on the diagram also. That is not कि अच्छा अगर आपने ऐसा आपने random कुछ बना दिया, of course then examiner will not going to give enough marks. But generally it is a scoring subject. Even in 2018 there were 28 rank, मतलब there are so many students who have qualified with the geology optional and having the probability is very normal to get the optional 300 and plus marks, right? And that's a good scoring. Okay, then it is diagrammatic nature. बहुत सारा आपको कंटेंट अगर नहीं भी याद है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यू आर जस्ट राइटिंग की टर्म्स एंड यू आर मेकिंग अ गुड डायग्राम विद द नेमिंग, है ना. सो उससे क्या होगा, आपकी वर्ड लिमिट की भी टेंशन खत्म हो जाएगी. इट शुड, एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर वेरी नाइसली हियर, दैट इट इज नॉट नेसेसिटी दैट यू हैव अ गुड डायग्रामेटिक स्किल, यू आर सो क्रिएटिव एंड ऑल, ओनली देन you should opt for. No, examiner is not seeing how beautiful the diagram is. Examiner is seeing how clean and the naming is proper and the relevance of that diagram, right? Agar there are some question in which the diagram is not asked by the paper, right? So even where if you creating that diagram and all, that is relevant for the topic, of course the examiner will gonna give you good marks for that. Then it is suitable for science background. इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने के, बिकॉज जनरली वी हैव सीन कि अच्छा साइंस बैकग्राउंड का पोर्शन ज्यादा रहता है, सो पीपल कैन ऑप्ट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड फॉर द जियोलॉजी ऑप्शनल. ओके, देन स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर द सिलेबस. सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. सो when we see the syllabus of that, we see very exact word like there is a topic instrumentation, right? तो उसमें आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ठीक है, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो उससे क्या होता है ना, वो लाइक जो आपके सेक्शन, अभी हम लोग एक पेपर देखेंगे ऑप्शनल का, तो उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं, तो आपको ऐसा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयर दैट नोट्स, आप जस्ट उस टॉपिक को डिफाइन करते हो और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको, मतलब इसमें बहुत सारा मिक्सिंग अप नहीं कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग डायरेक्ट एंड लाइक ऐसा बिल्कुल ही क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में दे रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू थिंक वेरी मच डायमेंशनली टू अदर. अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को मिला के व्हाट कैन दे क्रिएट, लाइक देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, है ना. ये आपका पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है. सो उसमें आपको अगर सीधे सीधे बोला है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम, सो दे आर गिविंग दैट क्वेश्चन फ्रॉम लाइक डायरेक्टली लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम. इवन इफ यू आर कवरिंग दैट वन पर्टिकुलर टॉपिक लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम, तो जो आपका सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना उसमें, सो दे आर गिविंग दैट क्वेश्चन फ्रॉम दैट लाइफ हिस्ट्री ऑल्सो, है ना. सो मीन्स इफ यू आर कवरिंग द वन सिलेबस होल, दे कैन क्रिएट अ टॉपिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, so can also take one of the ऑप्शनल इन IAFS. सो हमें पता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें IAS की प्रिपरेशन में अवेलेबल होते हैं, वो सारे ऑप्शनल हमें IAFS के एग्जाम में अवेलेबल नहीं होते हैं. सो दे आर बॉटनी, दे आर फॉरेस्ट्री, दे आर एग्रीकल्चर, दे आर जियोलॉजी, है ना. सो मेनी ऑप्शनल अवेलेबल इन IAFS बट नॉट as much as available in IAS. So this is one of the benefit. If you will clear the IAFS exam, you don't need to prepare separately, है ना. आपको एक अलग से optional, like if you are from the any science background like maths and whatever physiology or so, if you आइए आपका मान लो ग्रेजुएशन में सच कोई सब्जेक्ट है एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर द जियोलॉजी एंड एनी अदर थिंग, लाइक इफ आपने केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसे करके कोई सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया बट यू आर ऑप्टिंग फॉर द जियोलॉजी एंड यू फील क्लियर द IAFS कट ऑफ, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एक ऑप्शनल पेपर, IAFS में 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, आपको पता होगा अगर तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी वो पता होगा. ठीक है, नेक्स्ट, what is the syllabus? Okay, so syllabus is there are 2 paper in optional, paper 1 and paper 2. Paper 1 consist करता है classification of animal kingdom, ecology, ethology. Look, but even economic geology is one of the very important topic. Economic geology is one of the topic where we talk about the positive and the negative about the geology, है ना. तो जैसे क्या यूज है ना. इवन एग्रीकल्चर में इसके कुछ जियोलॉजी के कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं विच हार्म द एग्रीकल्चर, है ना. तो उसको आप डिजास्टर में एग्रीकल्चर में ऐसा कहीं ना कहीं कोटेशन, बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में इसमें हम बात करते हैं, या लाक वन ऑफ द इंसेक्ट्स हु बेनिफिट, हाउ इट बेनिफिट, है ना. उसको आप लोग एक डायमेंशन जोड़ के एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिविटी हेल्प ऐसे करके इसमें मतलब if you have that good mind you can create so many dimension relating with that. Economic geology, then
बायोस्टैटिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, ये एज इट इज बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ घुमाना ही नहीं है। अभी हम सिलेबस देखेंगे भी जस्ट, तो आई विल टेल यू कि इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड जो टॉपिक है उसमें कैसे से वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं। देन पेपर 2 कंसिस्ट सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का ही पोर्शन है, मतलब इसमें आपका वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला भी सपोज एक टॉपिक आ जाता है कि डिफरेंस होता है सेल वॉल एंड ऑल, ओके। फिर उसके बाद जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपको रिलेट करके वो पूछते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स उसमें भी, है ना। देयर आर सो मेनी न्यूज करंटली, सो इफ यू नो द टर्म्स यू कैन easily understand that topic also. Then evolution we talk about so many times, even the question has been asked, the era, ecology, eon, epoch, है ना, उसका एक बार टर्म भी पूछा था, like what is the correct series of that, वो हम लोग बहुत बेसिक ही पढ़ते हैं। Then about systematics में आपका क्लासिफिकेशन आता है मेनली। बायोकेमिस्ट्री कंसेप्ट आपका लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड मतलब दिस इज अ बेसिक थिंग, है ना। देन एनिमल फिजियोलॉजी में आपका सारा पोर्शन आ जाता है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल। देन डेवलपमेंटल जूलॉजी, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस है। अगर हम लोग इसको सिलेबस में ऐसे फॉर्म में देखें, देन व्हाट इज द सिलेबस, जस्ट अ मिनट, ओके। सो दिस इज अ सिलेबस यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल का, दिस इज नॉन कॉर्डेड, है ना। तो अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग कि जो सारी यूनिट है ना, ये सपोज दैट यूनिट 1 है, इसका नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड, लुक एट द सिलेबस, लुक एट द सिलेबस, है ना। देन उसका लाइक नॉन कॉर्डेड और कॉर्डेड का बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, बहुत सारे डिवीजन है। सो उसका एक बेनिफिट ये, व्हेन वी आर कवरिंग द नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड कंप्लीटली, ओके। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, तो आपका जो पेपर 1 होता है ना, उसमें जो सेक्शन 1 होता है, तो समटाइम्स इवन जो भी हम लोग अभी पीवाईस क्यूज देखेंगे, तो समटाइम इट हैज हैपेंड कि सिर्फ यूनिट 1 से एक सिंगल ईयर में 7 to 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। सो ये सब आपकी जो एनालिसिस होती है वो आपको एक टीचर या कोई इंस्टीट्यूट करके दे। अगर ऑफ कोर्स यू कैन डू बाय इट योरसेल्फ आल्सो, बट इट विल टेक वेरी अननेसेसरी टाइम इफ यू आर, दैट इज फॉर द इंस्टीट्यूट, राइट। तो उसके बाद इकोलॉजी, लोग बायोस्फीयर, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोजियोकेमिकल साइकिल, वी रीड अबाउट वेरी फ्रेंडली इन द जियोलॉजी, इन द ज्योग्राफी आल्सो, एंड फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स लाइक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, गैसियस साइकिल, सेडिमेंटरी साइकिल, राइट। देन लिथोलॉजी, इकोनॉमिक, दिस इज अ पेपर 1। सो वन ऑफ द थिंग व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि यस पेपर, इसका जो सिलेबस है वो लेंथी है, दैट इज ट्रू। देन स्टार्ट फ्रॉम द पेपर 2, लाइक सेल बायोलॉजी, है ना। Then evolution, look, this is the theory of evolution, natural selection, these are mutation is one of the very important topic for, we should know these terms for not even the geology optional but also for the prelims, है ना। जब हम लोग preparation start करते हैं, we know all of these things। systematics में nomenclature and all, biochemistry में carbohydrate, fat, lipids and, है ना, classification, hormone is one of the topic we know, we should know a little bit about for the prelims also। then physiology, देन ऑल, ठीक है। तो इतना इसका सिलेबस है ऑफ कोर्स। उसके बाद आपका सेकंड क्या आता है, तो ये आपका सिलेबस हमने कंप्लीट किया। देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। अच्छा, जब हम किसी भी चीज की, व्हेन वी मेक द स्ट्रेटजी फॉर एनीथिंग, वी जस्ट थिंक 2 थिंग्स इन आवर माइंड कि वो टाइम से हमारा कंप्लीट हो तो जाएगा ना। लाइक अगर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं सपोज दैट 2026 का पेपर देने की, है ना। सो हाउ वी शुड मेक द स्ट्रेटजी। हम लोग अगर स्ट्रेटजी एक दिन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हाउ वी शुड मेक द स्ट्रेटजी कि एक कंप्लीट दिन में हमने जो टारगेट किया है दैट शुड बी कंप्लीटेड इन 1 डे, है ना। इट शुड नॉट बी दैट, अब मैं आपको बोलूं कि इफ आई स्टार्ट द ऑप्शनल फ्रॉम द जून ऑनवर्ड्स, ओके, एंड आई टेल यू आई विल कंप्लीट बिफोर द सितंबर अक्टूबर, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। या आप अपना खुद से टारगेट करेंगे कि आपको नवंबर तक, सॉरी अगस्त तक या सितंबर तक, ओके सितंबर तक या दिवाली के पहले तक आपको कंप्लीट, यू कैन नॉट डू दैट। इवन इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर नॉट जस्टिफाइंग वॉट एवर यू डूइंग, बिकॉज this required times, right? This actually requires times, okay? So and जो हम लोग ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उससे हमें सक्सेस, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि हमने स्ट्रैटेजी बना ली एंड डजंट इम्पैक्ट कि डजंट बॉदर कि वो उस जो हमारा गोल अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, आर वी टारगेटिंग टू अचीव दैट। सो 2 थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग द स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट इज टाइम एंड द सेकेंड इज आर वी अचीविंग दैट और नॉट। तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्टली कंप्लीट द होल सिलेबस। डोंट रश इनटू थिंग, ओके किसी का क्या हो गया है कि, डोंट कंपेयर, डोंट रश इनटू द थिंग्स, कंप्लीट द सिलेबस थॉरली। हाउ वी शुड कंप्लीट द सिलेबस, वो भी हम लोग उसमें बात करेंगे कि
अभी जैसे हमने बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन सपोज दैट है ना, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, क्या उसमें स्पेसिफिकली इवोल्यूशन में दिया है कि हमें इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो हाउ वी शुड स्ट्रेटेजाइज द टॉपिक, वी हैव टू हैव दैट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। लाइक सेल बायोलॉजी में सपोज दैट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन है, सो वी शुड नो ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन, है ना। तो हम लोग को पहले क्या करना चाहिए, हाउ शुड वी डू, हम लोगों को पहले कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, है ना, थॉरली। इट्स नॉट लाइक कि ये कर लिया वो कर लिया, एंड ट्राई टू कंप्लीट वन एट अ टाइम, don't rush for the too many things at a single time. Okay, so complete the syllabus, then have elaborative then have elaborative notes and knowledge of each topic, है ना। again I just repeated that कि आपको जो भी आपके सिलेबस में नोट्स, जो भी आपका टॉपिक या दिया है, जो भी आपकी हेडिंग है, जो भी आपकी सब टॉपिक्स है, हैव दैट कंप्लीट नोट्स फॉर दैट, ना ही इतना शॉर्ट हो। इट डजंट मैटर कि वो लास्ट ईयर या पिछले पीवाईक्यूज में वो कितने में आया है, या अगर वो 10 मार्कर में आया तो जरूरी नहीं है वो 10 मार्कर में आया, so you have to have that, make a limited note, don't do that, okay, have a good note and all information about that particular topic, okay. Then reference from such good and authorized, what should be the reference, as I have already told you, sorry, as I have already told you कि enough resources available नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज वन ऑफ द टॉपिक, ओके, पेपर 2 में लास्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी, सो फिर सी कि देयर इज अ बुक अवेलेबल इन द मार्केट, गिलबर्ट, गो फॉर द गिलबर्ट, है ना, बहुत अच्छी बुक है, आई एम टेलिंग इट्स अ गुड बुक, but when you start reading about it, definitely you will not complete the whole syllabus, what is the thing कि वो आप पूरी बुक एक तो बाद में complete नहीं कर पाओगे। और अगर आपने जिद कर ली है कि no, yeah, stubborn kind, I have to have complete that development book, do you really think that you can complete whole the syllabus for that way of completing book? No. So what you have to do, उसका particularly आपको portion complete करना है, ठीक है, आपको topic relevant करना है, उसका कितना limited आपको चाहिए। So in that sense we comes, right, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट आपको उस सेंस में बताती है कि okay, this much is required, this much is not required, okay. So उसके लिए क्या करना, आफ्टर कंप्लीटिंग टेक रेफरेंस फ्रॉम सच गुड बुक्स। वो रेफरेंस सपोज दैट if I am talking about it, I am not going to tell you कि go for the Gilbert book. I have already prepared the enough and the sufficient amount of that topic, है ना, and then I'll just try to give the PDF or the make notes also. After completing each subunit, solve the PYQs of related topic. Why I am saying that PYQ? Because okay, so for that let me tell you one thing. ओके, सो सपोज दैट जियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 है, और बेटर से कि पेपर 1 से शुरू करते हैं। गिव मी अ मिनट। लुक, दिस इज always talking about the developmental biology, है ना, दिस इज अ पेपर लास्ट यूनिट ऑफ पेपर 2। ओके, सो दिस इज जियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1, है ना, हमने अभी सिलेबस देखा है। तो लुक एट दिस नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट यूनिट फर्स्ट। सो व्हाट वी आर सेइंग 2019, दिस अगर हमने जहां पे वो मार्क नहीं लगाया, लाइक, और ये है ना मेटाजेनेसिस, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। सो इससे क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क है कि जनरेशन, व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इलस्ट्रेट द फिनोमेनन। 2019 में भी आया है, फिर आपका 2019 में फिर आपका ये आया है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर आप सपोज दैट 2020 की बात करें, ये यहां से यहां तक के जो आपके क्वेश्चन है, मतलब मैंने 2021 का रेफरेंस इसलिए दिया है, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द यूनिट वाइज PYQs, है ना, यूनिट वाइज PYQ वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट। तो 2020 का सपोज है हम पेपर देखें, सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 देन 16 एंड हाफ, ये तो मतलब हम देख रहे हैं 9 to 17, है ना, 21 एंड दिस इज 21, दिस इज 21। सो एक साल में 2020 में ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 क्वेश्चन फॉर सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये हमने नॉन कॉर्डेट देखा। अगर हम लोग सपोज दैट इसी को टॉपिक को कॉर्डेट्स में देखें या कोई और टॉपिक ले लो, ये तो सिंगल यूनिट है, हम लोग अगर इसी को 2020 में देखें तो इसमें कम कितने आए हैं, ओनली 1 2 3 4 5 6, ओके। इथोलॉजी में कितने आए हैं, 1 2 3 4, है ना। So what I want to tell you कि there are some topics which are very important, है ना, from the exam perspective. In 1 year the question comes from that topic like 7 to 8, and in some, like if we talk about the systematics, है ना, biostatics, look, this is one of the other unit of biostatics. 2020 में कितने क्वेश्चन आए, this is only one question. Describe the difference between the T test and the F test. तो
what I'm saying कि do we need to give equal focus on each topic? Actually not necessary. Sometimes we need to give very long duration और बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है in any particular topic, है ना. ये कैसे पता चलता है? ये एनालिसिस से पता चलता है, PYQs के या लास्ट ईयर क्वेश्चंस के, है ना. मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमें ये चीज़ पता चलती है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है वेटेज ऑफ ईच टॉपिक इन द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली. अब हम बायोसिस्टमैटिक सपोज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने उसमें लगा रखे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक एनफ अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए. अब हम लगा रखे हैं उसमें हमने 1 महीना अराउंड गुजार दिया. अगर मैं आपसे बोलूं कि रैंडम किसी टॉपिक को मैं बोलूं कि ओके गिव द नोट्स अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट यू विल डू? यू स्टार्ट डूइंग ChatGPT, गूगल एंड ऑल, है ना. तो उसके लिए आपको पता है कि इज दैट रेलेवेंट from the perspective of UPSC. when I'm already saying कि enough resources या कुछ available नहीं है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा just by the scrolling Google and all, है ना. so इसके लिए आपके पास एक enough होना चाहिए कि who will guide you. inclusion of diagram during note making. as I already told you कि diagram is one of the very important thing for the answer writing. okay, so what we have to do, जब हम लोग आंसर ड्रॉ करेंगे, जब हम लोग आंसर मेक करेंगे, है ना, एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके रिलेटेड PYQs करेंगे, ठीक ना. फिर जब उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उस समय क्या करेंगे? रिलेटेड PYQs एंड जो उससे प्रोबेबल क्वेश्चन बनने की चांसेस है ना, उन सबको मिला के एक आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पे तैयार किया जाता है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम वो काम करेंगे. सो ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम ड्यूरिंग द योर नोट मेकिंग प्रिपरेशन, नोट मेकिंग डूइंग, है ना. ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं सीधे सिर्फ वो लिख रहे हैं ना, नोट में डायग्राम तो हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे. डोंट डू दैट, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज फ्रॉम दैट नोट्स व्हाट हैपेंस कि यू सी द डायग्राम रिलेटिवली, है ना. तो जैसे रेफरेंस में हम उसको एक फोटोजेनिक मेमोरी में देखते हैं, जब हम लोग आंसर लिखते हैं ड्यूरिंग द मेन एग्जाम, है ना, तो उसमें हमारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं होता है. सो हमारी वो फोटोजेनिक मेमोरी में ऑलरेडी होता है कि ओके इफ वी आर क्रिएटिंग द मलेरिया पैरासाइट का अगर लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं, तो इट्स नॉट वी हैव टू राइट ओनली अबाउट द डिस्क्रिप्शन. हम लोग तुरंत वहां पे साइड में क्या करेंगे? लाइक सपोज दैट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मलेरियल का लाइफ स्टाइल का ऐसा पूरा दिस इज, तो हम लोग यहीं पे साइड में छोटा सा डायग्राम भी बना देंगे, है ना. तो दैट हेल्प इन एक्सप्लेनेशन more clearly कि that's how a student can tell कि okay he or she knows the concept, right. so अभी इसको करना है how we can do that. first cover the, मतलब इतना सारा तो हमें पता चल गया, स्ट्रेटेजी हो गई. अभी करना क्या है? होल सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है. completed with the PYQs. लास्ट 10 years के enough है, बट लाइक 2026 का देना है. सो अभी लाइक हम लोग 17 का कंटिन्यू 17 से लाइक हमारे पास है, तो ठीक है इसको 2 साल और पहले का या 1 साल और एड ऑन कर लेंगे, बिकॉज पैटर्न कंटिन्यूसली चेंज, राइट. सो हम लोग PYQs को अच्छे से देख लेंगे. बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू आपने ये सुना होगा कि PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आई एम टेलिंग यू PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन आई वाज मेकिंग दैट PDF और द PYQs की, है ना, यूनिट वाइज, आई वाज इवन सीइंग कि किसी टॉपिक से मतलब रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लाइक इकोनॉमिक जियोलॉजी में देयर इज इंसेक्ट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू ऐसा एलाबोरेट अबाउट दैट टॉपिक. सो वो इंसेक्ट्स के ना रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए. लाइक बायोकेमिस्ट्री में इज अ वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट विटामिन, है ना. विटामिन से रिलेटेड हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को 6th-7th में ही पढ़ लेते हैं. सो यू कैन रिलेट ऑल्सो. सो विटामिन के से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो और वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल कि ऐसा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, है ना, या सेल बायोलॉजी. जरूरी नहीं है कि आप उसको इंडिविजुअल कवर करो. व्हेन लाइक इफ यू स्टार्टिंग यूनिट 2nd का आपने सपोज दैट नोट मेकिंग या कोर्स कवर करना कंप्लीट किया. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द सेल बायोलॉजी, यू विल टॉक अबाउट द DNA RNA बिकॉज उनका स्ट्रक्चर है ना, फिर उसके टाइप्स हैं. So there are similarities with the genetics and then again the similarity with the nucleotide that comes in the biochemistry. So try to make a complete note in a single place. Don't repeat it that, है ना. फिर आप जब उसको कवर करते हैं तो maybe a kind of create confusion. But हाँ, जो as it is words ये हैं उसके आपको जरूर notes बनाने हैं. Just keep this in mind. फिर क्या करना है? How करना है? जब आपने नवंबर तक सारा कुछ with the PYQs. One more thing with the PYQs. Complete the topic. Complete the one topic, complete one of the unit. See what are the PYQs, what are the relevant of that. Okay, focus on that, make good note of that, what topic has been repeated so many times. Then start revising and revising. If you have completed from November, don't just leave that here. Okay, अभी तो मेरा complete हो गया है अभी. Yes, give the equal time for the GS 1, 2, 3 also, है ना, because of course that is very important. So उसके बाद ऐसा particular time में आप करो. अब suppose that starting में आप 3 hours दे रहे थे, है ना, या 1 and 2 hours दे रहे थे suppose that. Don't give that much time, but keep revising. ऐसे concept ऐसे दिमाग से उतरने नहीं चाहिए, ठीक है. Then write the related test paper, add on
उस पर क्या करो, जो भी टेस्ट पेपर ऐसा नहीं कि बस पेपर आया हमने लिख लिया, ट्राई टू एनालाइज दैट पेपर ऑल्सो, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मल जीएस जब हम लोग मेंस क्लियर करते हैं, उसके पहले भी बहुत लोगों से टेस्ट सीरीज, तो जो हम लोगों का एक मॉडल आंसर होता है विच इज प्रोवाइडिंग बाय एनी इंस्टीट्यूट और समथिंग, वेयर एवर यू आर गेटिंग दैट डजंट मैटर, है ना। सो उसमें एक टीचर क्या होता है, एनालिसिस आपको करके एड ऑन कराता है, ओके यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट। और उस टेस्ट पेपर सीरीज के थ्रू अगर हम लोग कहीं बैठ के प्रॉपर 3 आवर्स का टेस्ट देते हैं, बिकॉज इट इज अ हेक्टिक शेड्यूल, दिस इज वेरी क्लियर। आपको एक दिन में 2 पेपर 3 आवर्स के देने हैं, इवन द जीएस पेपर और द ऑप्शनल, सो यू शुड हैव दैट टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर्स देने हैं, टीचर्स के एनालिसिस रखने हैं, एंड बी वेरी फाइन विद द मोर प्रैक्टिस, डू कंप्लीट द मोर प्रैक्टिस, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये पता चल गया कि हमें पूरी हाउ, व्हाट हाउ एंड व्हाई, दैट वी नो अबाउट द जियोलॉजी ऑप्शनल, ओके। सो अभी ना हम ऐसा एक बात करते हैं, सपोज दैट वी विल टॉक अबाउट द, जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी हम बात करते हैं पेपर के बारे में थोड़ा सा, कि पेपर आता कैसे है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग दैट, जैसे कि पेपर का पैटर्न कैसा है, तो पेपर का पैटर्न कैसा है, देयर आर 2 सेक्शंस, सपोज दैट पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं ना, सो देयर आर 2 सेक्शंस भी पेपर 1, सारे जो ऑप्शनल होते हैं वैसे आते हैं, पेपर 2 भी ऐसे आता है। सेक्शन 1 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट्स होते हैं, A B C D E, ठीक है, ये आपके कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसमें भी आपका A B C D E सब सेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं ऑल ओवर पेपर में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 ये होता है सेक्शन बी, वेट अ मिनट, ठीक है। ये होता है आपका सेक्शन ए, पेपर में ऐसा डिवीजन होता है, ठीक है। ये होता है आपका सेक्शन बी, ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, A B C, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके भी 1 2 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फिर इधर आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देयर आर अगेन सबसेक्शन। सो उसमें आपको लिखा रहता है देयर आर 8 क्वेश्चन पेपर, देयर आर 8 क्वेश्चंस इन पेपर एंड यू हैव टू मेक एनी 5, बट द क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 आर कंपल्सरी, ओके। सो जब आप टेस्ट पेपर प्रिपेयर करें, थिंक ऐसा करें कि वो आपका टेस्ट पेपर इसी फॉर्मेट में सेट हो, ठीक है। तो उसमें आपको 1 और 5 कंपल्सरी करने हैं, है ना। उसके बाद आपको कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे ना, उसमें से आपको कोई भी 3 रैंडम करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक इसमें से पिक कर लिया, किसमें से पिक कर लिया, किसमें से पिक कर लिया। 1 क्वेश्चन शुड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि तीनों आप इसी में से कर लेंगे, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इससे होना चाहिए, या तीनों आप इधर से ही कर लें। द 1 क्वेश्चन शुड बी from section A and the other 2 question from the section B, or the 1 question from section A and the other 2 question would be section B। तो जब सपोज दैट आप क्वेश्चन 2 चूज कर रहे हैं ना, तो इसके आपको तीनों क्वेश्चंस फिर से, तीनों जो पोर्शन है आपको फिर से, और ये इन तीनों के अलग अलग होते हैं। लाइक इफ सपोज दैट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द विटामिन, देन दिस टॉपिक शुड बी फ्रॉम द इकोलॉजी, देन थर्ड टॉपिक शुड बी कैन बी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन और द बायोस्टैटिक्स, है ना। तो वो तीनों अलग अलग से होते हैं। सो दैट्स ऑफ यू आर चूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, लाइक फाइनली यू व्हाट यू चूज, ओके, फाइनली व्हाट यू चूज, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर इस सेक्शन से आपने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। सो 1 2 3 ये तो कंपल्सरी है, 4 और 5, दैट्स हाउ यू कवर 5। और इसके आपको तीनों क्वेश्चन कंपल्सरी करने हैं, है ना। वॉट एवर क्वेश्चन मार्क्स यू आर चूजिंग, यू हैव टू कवर ऑल 3 मार्क्स। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑप्शनल। So if you have any kind of doubt, you can ask. Just see the paper once, है ना. Think about it thoroughly and make up your mind. The one thing again I would just want to say, there is pros more than the cons. Like what we have seen, there are more pros than the cons. Of course, I would say that because इट इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसका एक बहुत बेनिफिट ये है कि आपको करंट को ना ऐसे अपडेट नहीं करना पड़ रहा है, और इट इज ऑल्सो रेलेवेंट।
So yes, this is enough for today. Any confusion or doubt, you can just comment down below. Thank you.